everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से एजम्पशंस थे, कौन कौन से पोस्टुलेट थे जो डाल्टन ने अपनी उस एटॉमिक थ्योरी में रिप्रेजेंट किए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी थ्योरी। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। हालांकि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं, लेकिन आज यहाँ की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि उस एटम का साइज क्या होता है, एक्चुअल में एटम है क्या, यानी थोड़ा और डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिंबल्स होते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कर दीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। अब जैसे कि मैंने बताया कि एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट, इससे छोटा नहीं है। किसका? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और वी कैन से कोई भी जो मैटर होगी, हमारे चारों तरफ मैटर होती है, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन स्मॉलेस्ट जो होगा, सबसे छोटा, दैट विल बी एटम। ठीक है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं जैसे घर बना हुआ होता है। अगर घर बनाएंगे हम लोग हाउस, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रिक्स की। ठीक है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर क्लोथ देखें हम लोग, कपड़ा, तो वो छोटे छोटे बहुत थ्रेड से मिलकर बना हुआ रहता है। बॉडी की भी अगर हम बात करें ना, तो वो भी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे ही मैटर, हालांकि ये सारी चीज़ें मैटर ही है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ रहेगा तो उसकी एटम छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब अगर हम साइज को देखें, एटम का साइज, तो हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि हम लोग नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, उसके लिए चाहिएगा माइक्रोस्कोप, और वो भी हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप। बहुत छोटा होता है, यानी मैटर में ना बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर वो मैटर हम लोगों को इतना विजिबल होती है। ऐसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि अगर हम 35 मिलियन एटम ले, ठीक है, और उसको इस तरह से लाइन वाइज यानी एंड टू एंड लगाकर रख देते हैं, तो पता है आप लोगों को कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? ओनली 1 सेंटीमीटर। ओनली 1 सेंटीमीटर कितना एटम मिलकर बनाएंगे उसको? 35 मिलियन एटम आपस में अगर एंड टू एंड हम लोग कंबाइन करके रखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर बनने वाला है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना छोटा होता है एटम। ठीक है, साइज इसका हम पता करते हैं इसकी रेडियस से। जैसे एटम है तो उसकी ये जो रेडियस है, इससे हम लोग उसका साइज पता कर सकते हैं। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और इसकी रेडियस को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटम की रेडियस दैट इज एटॉमिक रेडियस, इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, यूनिट क्या है, किस में हम मेजर करते हैं? तो उसके लिए भी मेजरिंग यूनिट जो है वो स्मॉलेस्ट वाली हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल वाली, दैट इज नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं और सिंबल क्या है? NM। अगर हम एक नैनोमीटर की बात करें ना, तो उसमें 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है, तो देखो वैल्यू किस में आ रहे हैं? माइनस साइन के साथ आ रही है वैल्यू, यानी 0.0000 इस तरह से हम लोगों को मिलने वाली है। तो कितना छोटा हुआ एटम। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट एटम की बात करें ना, जो हमारा है जिसकी रेडियस सबसे छोटी है अभी फिलहाल, तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम जिसकी रेडियस बहुत छोटी है, कितनी है? 0.037 नैनोमीटर। अगर मीटर में कहेंगे इसको ही तो 0.037 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये नैनोमीटर में वैल्यू और ये मीटर में वैल्यू। ठीक है, तो बहुत छोटा होता है कोई भी एटम, उसको हम लोग रेडियस
से एटॉमिक रेडियस से उसके साइज़ का पता किया जाता है और उसको मेज़र किया जाता है नैनोमीटर में। बहुत छोटे यूनिट है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। सबसे छोटा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एटम्स हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें ना तो 0.077 नैनोमीटर है इसकी रेडियस। अप्रॉक्स में बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग तो मेज़र सही से कर नहीं सकते ना, तो अप्रॉक्स में ये वैल्यू निकाली गई है। ऑक्सीजन की देखें तो 0.073 नैनोमीटर होती है। हालांकि याद नहीं करनी है आप लोगों को ये वैल्यूज़, लेकिन पता होना चाहिए कि एटम कितना छोटा होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते तो कैसे उसका मेज़र कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और उससे भी हम लोगों को बहुत धुंधली इमेज दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत एडवांस टाइप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग बोलते हैं STM। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STM? दैट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये एक एडवांस टाइप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है विच वी यूज टू सी एटम। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इससे भी बहुत धुंधली इमेज हम लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, तो एटम बहुत छोटा हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सिंबल्स की, यानी एटम का साइज हम लोगों ने देख लिया, बेसिक यूनिट है ये भी हम लोगों ने देख ली, किससे देख सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंबल्स, यानी हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करें। तो सिंबल्स क्या होते हैं एक्चुअल में, यानी रिप्रेजेंट करना है हमें किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट एटम से ही मिलकर बना हुआ रहता है। हमारी जो अर्थ है उस पर अभी तक हम लोगों को 118 एलिमेंट हम लोगों को नोन है अभी तक। ठीक है, तो ये एलिमेंट एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी ना, वो की थी डाल्टन ने। देखो, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि डाल्टन वाज द फर्स्ट जिन्होंने एटम के बारे में थोड़ा ब्रॉडली डिफाइन किया था। तो यहाँ पर भी उन्होंने एटम को या एलिमेंट्स को सिंबल दिया था, यानी उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम लोग कैसे उसको बता सकते हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंबल यूज किया था ये सर्कल और उसमें डॉट। ठीक है, यानी अगर वो कभी भी ये लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। पूरा हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बन है तो इसके लिए जो हमारा सर्कल है उसको पूरा ब्लैक कर दिया। ऑक्सीजन है तो ब्लैक नहीं, मतलब उसको ब्लैंक ही रहने दिया सर्कल को। फॉस्फोरस है तो इस तरह का पीस का सिंबल हो गया। सल्फर है, क्रॉस हो गया ये प्लस का साइन। और प्लेटिनम है P। आयरन है तो I सर्कल में I। कॉपर है तो C। सिल्वर तो इस तरह से S लिख दिया। गोल्ड है तो ये इस तरह से बना दिया सर्कल में। और अब किसी किसी बुक में आप देखोगे कि सन की तरह का गोल्ड जो है वो गोल्डन जो सन है उसकी तरह का बनाया गया। लेड है उसके लिए L लिख दिया। मरकरी है उसके लिए इस तरह से लिक्विड होता है मरकरी, तो ये बना दिया। तो ये थे डाल्टन द्वारा रिप्रेजेंटेड सिंबल्स जो उन्होंने एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए थे। हालांकि ये चलने वाले नहीं थे क्योंकि हम लोग कितने एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 118 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कहाँ तक हम लोग याद रखेंगे ऐसा, ये तो नहीं होने वाला पॉसिबल। ठीक है, कंफ्यूजन ही इतना है इन सब में, कैसे रिमेंबर रखेंगे। तो बाद में आए थे स्वीडन के साइंटिस्ट जे बर्जीलियस। तो जे बर्जीलियस ने कहा कि हम लोग सिंबलिक फॉर्म में जो लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एलिमेंट को, वो ऐसा करते हैं कि अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर होगा उससे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ज़्यादा अगर हम लोगों का फर्स्ट लेटर मतलब मैच कर रहा होगा तो हम लोग एक और लेटर ले लेंगे उसका। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा, ये जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करने की, वो इंग्लिश भी हो सकती है और लैटिन लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। वैसे तो जैसे इनका कहना था कि अगर हमें हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसके लिए खाली फर्स्ट लेटर यूज़ कर लो H। हाँ, हीलियम जो होता है, हीलियम भाई वो भी तो H से ही शुरू होता है, तब इन्होंने ये दूसरा मेथड भी यूज़ कराया। यानी H तो लिखो ही, साथ में एक और लेटर ले लो, ये HE लिख लो।
ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का सिंबल H हुआ और हीलियम का सिंबल He हुआ। ठीक है, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P, सल्फर का क्या हुआ S, प्लेटिनम का Pt हो गया। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग और नेक्स्ट वाला लेटर ही, ये लास्ट वाला लेटर भी चल सकता है। ठीक है, आयरन का लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है तो Fe हो जाएगा, कॉपर का Cu लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, सिल्वर का ये हो जाएगा Ag, गोल्ड का Au, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेपर पे, लेड का Pb और मर्क्यूरी का हो जाएगा Hg। तो ये सारे जो हैं ये इनकी लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा आयरन का तो I होना चाहिए था, कार्बन का C होना चाहिए था, कॉपर का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से एलिमेंट्स और हैं जो लेफ्ट है और किस तरह से उनकी नेमिंग हुई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंबल्स की यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग H, हीलियम का क्या हो गया He, लिथियम का इन्होंने लिया Li, बेरिलियम का लिया Be, यहाँ बेरिलियम बोरोन दोनों आ जाते हैं Bb से, इसलिए इसका तो ले लिया Be और बोरोन का नहीं लिया खाली B, कार्बन C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का जैसे नाइट्रोजन का आ गया था N तो खाली N नहीं लिख सकते तो Ne, नियोन के लिए हो गया। सोडियम का यहाँ नाम ऐसे से शुरू होना चाहिए था, लेकिन लैटिन में सोडियम को क्या बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम, तो इसलिए Na हो गया। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन का Ar हो गया, कैल्शियम का Ca और पोटेशियम का वैसे नाम लैटिन में कैलियम है तो इसके अकॉर्डिंग K हो गया, ये फर्स्ट लेटर। आयरन का Fe, क्योंकि आयरन को लैटिन में फेरम कहते हैं तो ये Fe वाला वर्ड यूज़ किया। कॉपर को हम लोग C लिख सकते थे, लेकिन C हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके कार्बन के केस में, तो कॉपर का लैटिन लैंग्वेज क्यूप्रम है, क्यूप्रम के अकॉर्डिंग Cu ले लिया। यहाँ सिल्वर है, सिल्वर का अर्जेंटम जो नाम है लैटिन में उसके अकॉर्डिंग Ag हो गया। गोल्ड का ऑरम होता है लैटिन में तो Au हो गया। मर्क्यूरी का क्या होता है हाइड्रोजिरम, तो उसके लिए H और G, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकेंड वाला ही, फर्स्ट और ये G वाला। लेड का हो गया प्लम्बम, प्लम्बम लैटिन में बोलते हैं उसको, तो Pb। ठीक है, ये और ये लेटर 10SN यानी ये और ये लेटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, या एलिमेंट जो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब अगर हम इन्हीं सिंबल्स का यूज़ कर दें तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म एक तरह से स्टडीज़ को ईजी कर देती है। कोई भी रिएक्शन लिखनी हो तो हम लोग पूरा नाम तो नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ सिंबल लिख देते हैं। जैसे अगर हम कोल को बर्न करा रहे हैं तो कार्बन लिख लिया, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, कोई भी बर्न होता है तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होगा और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये एलिमेंट या एटम, तो उसे ईजिली हम लोग लिख पाए, समझ पाए। ठीक है, वहीं अगर हम पूरा पूरा लिखते तो बहुत लेंदी पड़ जाता, तो ईजी हो जाती है स्टडीज़ अगर हम लोग किसी भी चीज़ को सिंबॉलिक फॉर्म में लें। आप ही देखो, अगर आप लोग याद करते हो किसी भी चीज़ को, अगर वो जितनी ज़्यादा लेंदी होगी उतना याद करने में प्रॉब्लम होगी, और वहीं अगर आपके ट्रिक दे दी जाए कोई, या जो छोटे छोटे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने हम लोगों के लिए ये तैयार किया। आप लोग 10th में पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें कि पूरे 118 एलिमेंट हैं, उनको लिखा गया है, बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो वो अरेंजमेंट ज़रूरी थी, ठीक है, हम लोगों की स्टडीज़ को इजी करने के लिए। तो आप लोगों को लर्न करने होंगे कम से कम 1 to 20 तक। ठीक है, यहाँ 20 नंबर पर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 1 to 20 तक आप लोगों को एलिमेंट्स हैं, ये पूरे उसमें आ जाएंगे, खैर वो आप लोगों को लर्न करने होंगे, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक बनाना चाहो वैसे अपनी ट्रिक तो वो भी बना सकते हो किसी भी चीज़ को लर्न करने की, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड इट। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।